नमस्कार। आज हम एक ऐसी कहानी की गहराइयों में उतर रहे हैं जिसने आधी सदी से भी ज़्यादा वक्त से, आप कह सकते हैं, दुनिया भर की कल्पनाओं को उड़ान दी है और हाँ, अनगिनत सवालों को भी जन्म दिया है। जी हाँ। रोजवेल, न्यू मैक्सिको में जुलाई 1947 की घटना। हाँ, और हमारे पास दो दिलचस्प यूट्यूब चैनलों एस्ट्रोफाजा और सेकिल्स की ब्रदर स्टूडियो, इनके वीडियो ट्रांसक्रिप्ट्स हैं। और ये दोनों स्रोत हमें इस उलझी हुई कहानी के अलग अलग धागों को सुलझाने में मदद करेंगे। बिल्कुल। कुछ वैज्ञानिक नजरिए से तो कुछ सीधे गवाहों के बयानों पर आधारित है। हाँ, तो हमारा मकसद सिर्फ ये जानना नहीं है कि वहाँ हुआ क्या था या क्या कहा जाता है कि हुआ था, बल्कि ये भी समझना है कि भाई ये घटना इतनी मशहूर कैसे हो गई। सही। क्यों इसे अक्सर आधुनिक यूएफओ कहानियों का ग्राउंड जीरो या कह लीजिए एक तरह का संस्थापक मिथक माना जाता है। हाँ, बिल्कुल। ठीक है, तो चलिए इसे खोलते हैं परत दर परत। सोचिए जरा, आप न्यू मैक्सिको के एक दूर दराज इलाके में एक रैंच चलाते हैं। एक सुबह आप अपने खेत पर जाते हैं और वहां अजीब सा मलबा बिखरा पड़ा है। हाँ? धातु की पन्नी, कुछ छड़ें, रबर जैसा कुछ। बस यहीं से शुरू होती है पूरी कहानी। ये थे मैक ब्रेजल, एक रैंच फोरमैन। जुलाई 1947 की शुरुआत की बात है ये, जब उन्हें ये मलबा मिला। स्रोतों के मुताबिक इसमें हल्के वजन की धातु की पन्नी जैसे टुकड़े थे जो अजीब थे। अजीब? कैसे अजीब? कहा जाता है कि अगर उन्हें मोड़ो या सिकोड़ो तो वो वापस अपने असली आकार में आ जाते थे, बिल्कुल वैसे ही। इसे बाद में कुछ लोगों ने नीमो मेटल या मेमोरी फॉइल जैसा नाम दिया, मतलब ऐसी धातु जिसकी अपनी याददाश्त हो। अच्छा, मेमोरी फॉइल, दिलचस्प। हाँ, और साथ में कुछ रबर जैसी स्ट्रिप्स, लकड़ी जैसी पतली पट्टियां और कुछ तार भी थे। मतलब काफी मिला जुला सामान था। हाँ, और ये बात गौर करने लायक है कि मैक ब्रेजिल ने शुरू में इसे कोई बहुत बड़ी या क्या कहते हैं अलौकिक घटना नहीं बताया था। नहीं, बिल्कुल नहीं। स्रोतों के अनुसार वो तो बस इस बात से परेशान थे कि ये कबाड़ उनके खेत में फैल गया है और उनकी भेड़ों को नुकसान पहुंचा सकता है। उन्होंने बस कुछ टुकड़े उठाए और स्थानीय शेरिफ जॉर्ज विलकॉक्स को दिखा दिए। और फिर शेरिफ विलकॉक्स ने पास के रोजवेल आर्मी एयरफील्ड RAF को खबर दी। और ये कोई मामूली बेस नहीं था उस वक्त। हाँ, बिल्कुल नहीं। ये दुनिया के अकेले एटॉमिक बॉम्बर स्क्वाड्रन का घर था तब। बहुत महत्वपूर्ण जगह। जी, तो बेस से इंटेलिजेंस ऑफिसर मेजर जेसी मार्सेल को जांच के लिए भेजा गया। और यहीं से कहानी में पहला, कह सकते हैं, नाटकीय मोड़ आता है। मेजर मार्शल मलबे वाली जगह पर गए, कुछ सामान इकट्ठा किया, वापस बेस ले आए। और फिर 8 जुलाई 1947 को RAF के पब्लिक इंफॉर्मेशन ऑफिसर वॉल्टर हॉट ने एक प्रेस विज्ञप्ति जारी की और उसने पूरी दुनिया में सनसनी फैला दी। क्या था उसमें? उसमें लिखा था कि सेना ने एक उड़न तश्तरी, फ्लाइंग डिस्क बरामद की है। क्या सेना ने खुद कहा? हाँ, सेना खुद कह रही है कि उन्हें उड़न तश्तरी मिली है। सोचिए जरा, ये खबर तो अखबारों की सुर्खियां बन गई, जाहिर है। बिल्कुल, लेकिन कहानी यही खत्म नहीं हुई होगी, है ना? बिल्कुल नहीं। अगले ही दिन, मतलब 9 जुलाई को सब कुछ पलट गया, एकदम यूटर्न। अच्छा, कैसे? फोर्ट वर्थ, टेक्सास में 8वीं वायुसेना के कमांडर थे ब्रिगेडियर जनरल रॉजर रैमी। उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई। मेजर मार्शल को भी बुलाया गया और कुछ मलबे के साथ उनकी तस्वीरें खींची गईं। लेकिन ये मलबा देखने में मौसम के गुब्बारे जैसा लग रहा था। ओहो, तो मतलब वो असली मलबा नहीं था? यही तो सवाल है। जनरल रैमी ने घोषणा की कि जो चीज मिली थी वो कोई उड़न तश्तरी नहीं, बल्कि सिर्फ एक साधारण मौसम का गुब्बारा था जो एक रडार रिफ्लेक्टर ले जा रहा था, बस। पहले कहना उड़न तश्तरी मिली, फिर अगले ही दिन कहना नहीं वो तो बस मौसम का गुब्बारा था। सेना का ये एकदम उलट बयान, इसने ही तो शक और साजिश के सिद्धांतों को हवा दी होगी। बिल्कुल। लोग सोचने लगे कि आखिर सेना क्या छुपा रही है। क्या पहली घोषणा गलती से सच उगल बैठी थी जिसे बाद में दबा दिया गया? ये सवाल उठने लगे। और ये सब हो रहा था 1947 में। उस समय का माहौल, उसे समझना बहुत जरूरी है। हाँ, बिल्कुल। दूसरा विश्व युद्ध अभी खत्म हुआ था। अमेरिका और सोवियत संघ के बीच शीत युद्ध, मतलब कोल्ड वॉर, शुरू हो चुका था। परमाणु बम का खौफ था। जी, और न्यू मैक्सिको का वो इलाका जहां रोजवेल है, वो तो अमेरिकी सेना की सबसे एडवांस्ड और कह सकते हैं गुप्त गतिविधियों का केंद्र था। लॉस एलमोस नेशनल लैब पास में ही था, जहां एटम बम बना था। हाँ, व्हाइट सैंड्स मिसाइल रेंज, ट्रिनिटी साइट जहां पहला परमाणु परीक्षण हुआ था, और खुद RAF बेस, सब वहीं था। तो एक सिद्धांत ये भी है कि शायद सेना किसी सीक्रेट प्रोजेक्ट को छुपा रही थी,
हो सकता है कोई अपना ही प्रायोगिक विमान क्रैश हो गया हो। या शायद सोवियत संघ का कोई जासूसी उपकरण हाथ लग गया हो, कुछ भी हो सकता था। हाँ, और इस सब को छुपाने के लिए पहले उड़न तश्तरी का शिगुफा छोड़ा गया हो ताकि ध्यान भटके, और जब ये बात ज्यादा फैल गई तो उसे जल्दी से मौसम गुब्बारे की कहानी से ढक दिया गया। ये एक थियरी है। ये संभव लगता है उस वक्त की गोपनीयता को देखते हुए। वैसे एक दिलचस्प बात और है, ये जो शब्द है उड़न तश्तरी या फ्लाइंग सॉसर, ये रॉसवेल से भी पहले चर्चा में आ चुका था। हाँ, मैंने भी पढ़ा है इसके बारे में। जून 1947 में ही केनेथ आर्नोल्ड नाम के एक पायलट ने वॉशिंगटन राज्य में माउंट रेनियर के पास 9 अजीब चमकती हुई चीजें आसमान में देखी थीं। हाँ, और एस्ट्रोफाजा का स्रोत बताता है कि आर्नोल्ड ने असल में ये नहीं कहा था कि वो चीजें दिखने में तश्तरी जैसी थी। उन्होंने कहा था कि वो चीजें पानी पर फेंकी गई तश्तरी की तरह उड़ रही थी। मतलब उनका मूवमेंट वैसा था, रुक रुक कर उछलता हुआ सा। अच्छा, ये तो महत्वपूर्ण अंतर है, बिल्कुल। लेकिन मीडिया ने इसे फ्लाइंग सॉसर यानी उड़न तश्तरी बना दिया और बस ये नाम चल निकला। ये दिखाता है कि कैसे शुरुआती रिपोर्टिंग और मीडिया कवरेज असल कहानी को कितना बदल सकती है। सही बात है। तो शुरुआती भ्रम, वो विरोधाभासी बयान, मीडिया का तड़का, इसके बाद मामला कई सालों तक थोड़ा शांत सा रहा। मतलब पब्लिक मेमोरी में उतना नहीं रहा। हाँ, लेकिन फिर 70 और 80 के दशक में इस पर फिर से बात होने लगी। और फिर 90 के दशक में अमेरिकी वायुसेना ने 2 डिटेल्ड रिपोर्ट्स जारी की, जिनमें एक ऑफिशियल स्पष्टीकरण देने की कोशिश की गई, प्रोजेक्ट मोगल। हाँ, ये वाकई एक टॉप सीक्रेट प्रोजेक्ट था उस जमाने का। इसमें बड़े बड़े गुब्बारों के समूह, देखने में मौसम के गुब्बारों जैसे ही लगते थे, उनका इस्तेमाल होता था और उन पर बेहद संवेदनशील माइक्रोफोन लगे होते थे। अच्छा, किस लिए? इनका मकसद था वायुमंडल की ऊपरी परतों में सोवियत परमाणु परीक्षणों से पैदा होने वाली ध्वनि तरंगों को पकड़ना। मतलब एक तरह की जासूसी। ओह, अच्छा, तो ये जासूसी गुब्बारे थे। जी, और वायुसेना की रिपोर्ट के मुताबिक रॉसवेल में मैक ब्राजिल को जो मलबा मिला था वो शायद इसी प्रोजेक्ट के एक गुब्बारे फ्लाइट नंबर 4 का था, जो जून 1947 में लॉन्च किया गया था और फिर खो गया था। और मलबे के कुछ विवरण जैसे वो फॉयल, टेप, हल्की पट्टियां, वो मोगल गुब्बारे के उपकरणों से मेल खाते थे, ऐसा सेना ने कहा। ये सुनने में तो काफी हद तक तर्कसंगत लगता है ना? मतलब एक सीक्रेट प्रोजेक्ट, उसका मलबा, खासकर उस दौर की गोपनीयता को देखते हुए। हाँ, लगता तो है, पर क्या ये पूरी कहानी है? कई शोधकर्ता और गवाह मानते हैं कि ये स्पष्टीकरण सारे सवालों के जवाब नहीं देता। खासकर उन कहानियों का क्या जो सिर्फ मलबे के बारे में नहीं है, बल्कि कुछ और ही बयां करती हैं। यहीं पर रॉसवेल की कहानी और ज्यादा जटिल और कह सकते विवादास्पद हो जाती है। ये विचार कि मैक ब्राजिल के खेत से कुछ दूरी पर शायद 80-100 किलोमीटर दूर एक दूसरी क्रैश साइट थी। दूसरी साइट? हाँ, और वहां सिर्फ मलबा नहीं बल्कि एक पूरा यान और उसके साथ एलियंस के शव भी मिले थे। ये जानकारी घटना के कई साल बाद सामने आई, खासकर 1970s और 80s के दशक में, जब स्टैंटन फ्रीडमैन जैसे यूएफओ शोधकर्ताओं ने पुराने गवाहों को ढूंढना और उनके इंटरव्यू लेना शुरू किया। और फिर 90s के दशक में आई वो बदनाम एलियन ऑटोप्सी फिल्म। मुझे याद है उसने तो तहलका मचा दिया था। हाँ, बिल्कुल। दावा किया गया कि ये रॉसवेल में मिले एलियन के शरीर का असली पोस्टमार्टम वीडियो है। हालांकि कुछ सालों बाद इसके निर्माता रे सेंटेली ने खुद मान लिया कि ये फिल्म असली नहीं थी। अच्छा, उसने मान लिया? हाँ, उसने कहा ये एक रिक्रिएशन थी, एक धोखा था। फिल्म में कुछ ऐसी चीजें थीं जो उस जमाने से मेल नहीं खाती थी, जैसे दीवार पर लगा वो स्पाइरल टेलीफोन कॉर्ड। हाँ, वो गोल गोल घूमने वाला कॉर्ड। जी, वो 1947 में नहीं होते थे। इस फिल्म ने रॉसवेल की कहानी को सनसनीखेज तो बनाया, पर साथ ही और ज्यादा उलझा दिया। लोगों के मन में शक और बढ़ गया। तो सेना में इन कथित शरीरों के लिए क्या कहा? उनका क्या स्पष्टीकरण था? सेना ने 1997 की अपनी दूसरी रिपोर्ट में कहा कि ये शायद क्रैश टेस्ट डमीज यानी पुतले थे। सेना 1950s के दशक में ऊंचाई से पैराशूट ड्रॉप के परीक्षणों में इन मानव आकार के पुतलों का इस्तेमाल करती थी। उनका कहना था कि लोगों ने शायद इन्हीं पुतलों को देख लिया होगा और उन्हें एलियन समझ लिया होगा। लेकिन इसमें भी पेंच है ना? पहली बात तो ये परीक्षण 1950s के दशक में हुए, जबकि रोजवेल की घटना तो 1947 की है। बिल्कुल, समय का मेल नहीं बैठता। और दूसरी बात,
कई गवाहों ने जो विवरण दिए हैं, छोटे शरीर, बड़ी आंखें, बड़े सिर, वो इन पुतलों से मेल नहीं खाते। सही कहा। तो ये डमी वाली थ्योरी भी कई लोगों को संतुष्ट नहीं करती है। तो गवाहों की बात करते हैं। हमारा दूसरा स्रोत सिकिल्स्की ब्रदर्स स्टूडियो का वीडियो इन्हीं गवाहों के बयानों पर ज्यादा गहराई से बात करता है। हाँ, जिसे मैक ब्रेजिल, जिन्होंने मलबा खोजा था, उनका शुरुआती बयान तो साधारण था, पर कहा जाता है कि सेना ने उन्हें कई दिनों तक हिरासत में रखा, पूछताछ की। और उसके बाद उनकी कहानी थोड़ी बदल सी गई। वो ज्यादा बात करने से कतराने लगे। कुछ लोगों ने ये भी नोट किया कि इस घटना के कुछ समय बाद उन्होंने एक नया पिकअप ट्रक खरीदा। अच्छा, तो अटकलें लगी कि शायद उन्हें चुप रहने के लिए पैसे दिए गए थे। हाँ, ऐसी अटकलें लगी। हालांकि इसका कोई ठोस सबूत नहीं है, पर यह बात कहानी का हिस्सा बन गई। अब मेजर जेसी मार्शल का क्या? वो ऑफिसर जो मलबा इकट्ठा करने गए थे। उन्होंने सालों तक ज्यादा कुछ नहीं कहा, लेकिन 70 के दशक में जब स्टैंटन फ्रीडमैन जैसे शोधकर्ताओं ने उनसे बात की, तो उन्होंने दावा किया कि जो मलबा उन्होंने देखा था वो निश्चित रूप से इस दुनिया का नहीं था। उन्होंने ऐसा कहा? हाँ। उन्होंने बताया कि उन्होंने घर पर अपने बेटे जेसी मार्शल जूनियर को भी कुछ टुकड़े दिखाए थे, जिनमें एक छोटी आई बीम जैसी चीज थी जिस पर अजीब बैंगनी रंग के निशान बने थे, जो किसी चित्रलिपि या हायरोग्लिफ्स जैसे लगते थे। चित्रलिपि जैसे मिस्र की होती है। कुछ वैसा ही। और उनका बेटा भी जीवन भर इसी बात पे कायम रहा कि उसने वो चीज देखी थी। इनके अलावा और भी कई गवाह सामने आए हैं ना? हाँ, सिकिल्स्की स्रोत में कई नाम हैं। डैन ड्वायर नाम के एक फायर फाइटर थे जिन्होंने कथित तौर पर घटनास्थल पर अजीब शव देखे थे। अच्छा। सार्जेंट मेल्विन ब्राउन, जिन्होंने मरने से पहले कथित तौर पर अपने परिवार को बताया कि उन्होंने बेस पर शवों से भरे ट्रक की पहरेदारी की थी। एक गुमनाम फोटोग्राफर थे जिन्होंने दावा किया कि उन्हें शवों की तस्वीरें लेने के लिए मजबूर किया गया था और फिर वो तस्वीरें जब्त कर ली गईं। बाप रे। और भी थे। हाँ, विलियम वॉरिक नाम के एक रेडार ऑपरेटर थे जिन्होंने 3 छोटे गैर मानवीय शरीर देखने की बात कही। और ग्लेन डेनिस, जो उस समय रॉजवेल के एक फ्यूनरल होम मतलब मुर्दा घर में काम करते थे। उनका क्या कहना था? उन्होंने दावा किया कि उन्हें बेस से फोन आए थे छोटे एयर टाइट ताबूतों के बारे में, और शवों को लंबे समय तक कैसे सुरक्षित रखा जाए इस बारे में पूछा गया था। ओहो। उन्होंने ये भी बताया कि उनकी एक दोस्त थी जो बेस अस्पताल में नर्स थी। उस नर्स ने उन्हें अजीब शवों के पोस्टमार्टम में मदद करने का जिक्र किया था, लेकिन कुछ ही समय बाद वो नर्स रहस्यमयी तरीके से कहीं ट्रांसफर कर दी गई, या कह लीजिए गायब हो गई। गायब हो गई? ये तो बहुत गंभीर आरोप है। जी। और मिरियम बुश नाम की एक अस्पताल प्रशासक ने भी कथित तौर पर ऐसे ही अजीब छोटे शवों को देखने का दावा किया था। तो कई लोग थे जिन्होंने ऐसी बातें कहीं। वो एक भाषाई पहलू वाला किस्सा भी दिलचस्प है। हाँ, वो डैन ड्वायर वाला। सिकिल्स्की स्रोत बताता है कि फायर फाइटर डैन ड्वायर ने कथित तौर पर उन प्राणियों को चिल्ड्रन ऑफ अर्थ कहा था, मतलब पृथ्वी के बच्चे। हाँ। बाद में पता चला कि ये उस इलाके में सिकाड़ा या झिंगुर जैसे कीड़ों के लिए इस्तेमाल होने वाला एक स्थानीय मुहावरा हो सकता है। अच्छा, तो क्या ये सिर्फ एक गलतफहमी थी? उन्होंने कीड़े देखे थे? या फिर इसका कोई और मतलब था? कह नहीं सकते। ये छोटी छोटी बातें कहानी को और रहस्यमयी बनाती हैं। और सिर्फ रहस्य ही नहीं, डर का माहौल भी था लगता है। कई गवाहों ने बाद में बताया कि उन्हें चुप रहने के लिए धमकाया गया था। जी हाँ, मैक ब्रेजिल की कहानी बदल गई। शेरिफ विलकॉक्स, जिन्होंने सबसे पहले सेना को बुलाया था, उनकी बेटी लोरेटा प्रॉक्टर ने दावा किया कि उन्हें और उनके पिता को जान से मारने की धमकी दी गई थी। जान से मारने की धमकी? हाँ, जिसके बाद शेरिफ ने कभी इस बारे में बात नहीं की, और कहा जाता है कि बाद में वो मानसिक रूप से काफी परेशान रहने लगे थे। ये तो बहुत डरावना है। एक और चौंकाने वाली कहानी न्यू मैक्सिको के तत्कालीन लेफ्टिनेंट गवर्नर जोसेफ मुंटोया से जुड़ी है। कहा जाता है कि घटना के तुरंत बाद वो बेस पर गए थे। अच्छा, फिर क्या हुआ? बाद में सामने आई रिपोर्टों के अनुसार उन्हें वहां कुछ ऐसा दिखाया गया, संभवतः वो कथित शव, जिसे देखकर वो इतने घबरा गए कि उन्होंने तुरंत अपने राजनीतिक संपर्कों को फोन करके कहा कि मुझे यहां से निकालो। बाप रे, लेफ्टिनेंट गवर्नर इतना डर गए? ऐसा कहा जाता है। ये सब किस्से उस समय के तनाव और गोपनीयता के स्तर को दर्शाते हैं। यहाँ तक कि कुछ बड़े सैन्य अधिकारियों के बारे में भी बाद में ऐसी कहानियां आई कि उन्होंने निजी तौर पर माना था कि रॉजवेल कोई मौसम का गुब्बारा नहीं था। हाँ, जैसे कर्नल विलियम ब्लैंचार्ड, जो 1947 में RAF के कमांडर थे। कहा जाता है कि उन्होंने बाद में संकेत दिया कि ये घटना
इस दुनिया की नहीं थी। और जनरल रॉजर रेमी, जिन्होंने वो गुब्बारे वाली प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी? उनके बारे में भी कहा गया कि उन्होंने बाद में माना कि वो एक कवर अप था, और मेजर एडविन ईजी, जो मिलिट्री पुलिस के प्रमुख थे, उन्होंने भी कथित तौर पर अपने आखिरी दिनों में उन जीवों यानी क्रीचर्स का जिक्र किया था। बेशक ये सब बात की बातें हैं, सुनी सुनाई, इनकी पुष्टि करना मुश्किल है। बिल्कुल, पर ये रॉजवेल की किंवदंती का हिस्सा बन चुकी हैं। तो आप देख रहे हैं, रॉजवेल सिर्फ एक अकेली घटना नहीं है, ये कई कहानियों, दावों और विरोधाभासों का एक जाल बन गया है। हाँ, जैसा कि एस्ट्रोफाजा स्रोत इशारा करता है, ये लगभग एक आधुनिक मिथक की तरह विकसित हुआ है। बिल्कुल। इसमें मेजर मार्शल जैसे पैगंबर हैं जो सच बताते हैं। द रॉजवेल इंसिडेंट जैसी पवित्र पुस्तकें हैं जो कहानी को फैलाती हैं। हाँ, वो बर्लिट्ज और मोर की किताब। और मलबे के वो कथित टुकड़े, खासकर वो चित्रलिपि वाली बीम, वो एक तरह से पवित्र अवशेष या रिलिक्स की तरह बन गए हैं, भले वो अब मौजूद ना हो या उनका अस्तित्व ही संदिग्ध हो। और इस मिथक की एक खासियत ये भी है कि सबूतों की कमी या विरोधाभासी सबूतों को भी अक्सर सरकारी कवर अप के सबूत के तौर पर ही देखा जाता है। हाँ, मतलब अगर सबूत नहीं मिल रहा तो इसका मतलब है कि उसे छुपाया गया है। जी, ये किसी भी गहरे विश्वास प्रणाली का एक आम लक्षण है। जो बातें विश्वास के खिलाफ जाती हैं, उन्हें भी विश्वास को मजबूत करने के लिए इस्तेमाल कर लिया जाता है। और इस मिथक का असर पॉप कल्चर पर कितना गहरा पड़ा है, सोचिए जरा। टीवी शो दी एक्स फाइल्स तो जैसे रॉसवेल की देन लिखता है। बिल्कुल, बॉस्टन और यूएफओ जैसे रॉक बैंड्स के गानों में एलियंस और स्पेसशिप्स, क्लोज एनकाउंटर्स ऑफ द थर्ड काइंड जैसी क्लासिक फिल्में। और रॉसवेल शहर खुद आज यूएफओ टूरिज्म का एक बड़ा केंद्र बन गया है। हर साल हजारों लोग इसी रहस्य की तलाश में वहां जाते हैं। म्यूजियम है, फेस्टिवल होते हैं। हाँ, ये एक पूरी इंडस्ट्री बन गई है। वैसे रॉसवेल और केनेथ ऑनन जैसी घटनाओं के बाद ही अमेरिकी सरकार ने यूएफओ, या उस समय जिसे फ्लाइंग सॉसर्स कहते थे, उनकी जांच को गंभीरता से लेना शुरू किया। हाँ, वो प्रोजेक्ट शुरू हुए थे, प्रोजेक्ट साइन, प्रोजेक्ट ग्रज, और सबसे मशहूर प्रोजेक्ट ब्लू बुक, जो 1952 से 1969 तक चला। प्रोजेक्ट ब्लू बुक का काम था देश भर से आ रही यूएफओ रिपोर्टों का वैज्ञानिक विश्लेषण करना और ये पता लगाना कि क्या ये राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए कोई खतरा है। जी, और इसके मुख्य वैज्ञानिक सलाहकार थे खगोल शास्त्री डॉक्टर जे एलन हाइनेक। हाइनेक की कहानी भी दिलचस्प है। हाँ, बहुत। उन्होंने हजारों मामलों की जांच की। एस्ट्रोफाजा स्रोत बताता है कि शुरुआत में वो बेहद शंकालु थे। मतलब उन्हें लगता था कि ये सब बकवास है। उनका मानना था कि लगभग सभी यूएफओ देखे जाने की घटनाओं को सामान्य चीजों से समझाया जा सकता है, मौसम के गुब्बारे, उल्कापिंड या बस गलत पहचान। हाँ, लेकिन जैसे जैसे उन्होंने जांच की, उनका नजरिया बदलने लगा। उन्होंने पाया कि कुछ प्रतिशत मामले, शायद 5 से 6% ऐसे थे जिन्हें किसी भी पारंपरिक तरीके से समझाया नहीं जा सकता था। वो वाकई में अज्ञात थे। तो वो भी मानने लगे कि कुछ तो है। हाँ, वो ज्यादा खुले विचारों वाले हो गए। मानने लगे कि कुछ घटनाएं पारंपरिक स्पष्टीकरणों से परे हैं। लेकिन फिर भी 1969 में प्रोजेक्ट ब्लू बुक को बंद कर दिया गया। हाँ, और इसकी अंतिम रिपोर्ट, जिसे कॉन्डन रिपोर्ट कहते हैं, उसका निष्कर्ष था कि यूएफओ राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए कोई खतरा नहीं है और एलियंस के धरती पर आने का कोई सबूत नहीं मिला है। हालांकि हाइनेक इस निष्कर्ष से पूरी तरह सहमत नहीं थे। जी नहीं, और उन्होंने बाद में अपना खुद का गैर सरकारी यूएफओ रिसर्च सेंटर CUFOs शुरू किया। और ये सिलसिला आज भी जारी है ना? हाल के सालों में अमेरिकी कांग्रेस में यूएपी पर फिर से सुनवाई हुई है। हाँ, यूएपी अनआइडेंटिफाइड एरियल फिनोमेना, अज्ञात हवाई घटनाएं, ये यूएफओ के लिए इस्तेमाल होने वाला नया, ज्यादा गंभीर शब्द है। और कुछ पूर्व सैन्य पायलटों और खुफिया अधिकारियों ने ऐसी उड़ने वाली चीजों के बारे में गवाही दी है जिनका व्यवहार हमारी ज्ञात तकनीक से परे लगता है। जी, तो कुछ लोग आज भी मानते हैं कि ये यूएपी चर्चा ठीक वैसे ही जैसे शायद रॉसवेल के समय हुआ था, किसी और ज्यादा उन्नत, शायद गुप्त सैन्य तकनीक को छुपाने का एक पर्दा हो सकती है। कहानी घूम फिर कर वहीं आ जाती है। क्या ये कुछ बाहरी है या हमारा अपना ही कोई रहस्य, कौन जाने। तो कुल मिलाकर देखें तो रोजवेल की कहानी क्या है? एक खेत में मिला अजीब मलबा, सेना का पहले उड़न तश्तरी कहना, फिर पलटकर मौसम गुब्बारा बताना, शीत युद्ध का डर और वो भयंकर गोपनीयता, दशकों बाद सामने आए गवाहों के सनसनीखेज बयान, एलियन शव, धमकियां, कवर अप, फिर सेना के आधिकारिक स्पष्टीकरण, प्रोजेक्ट मॉगूल, क्रैश टेस्ट डमी। ये एक ऐसी पहेली है जिसके टुकड़े शायद कभी पूरी तरह से फिट न हो। क्या रॉसवेल
किसी अपने या दुश्मन के सीक्रेट को छुपाने के लिए रचा गया, या फिर ये वाकई कुछ ऐसा था जो हमारी दुनिया से परे था। हमने देखा कि कैसे शुरुआती रिपोर्ट्स, सेना की प्रतिक्रिया, उस दौर का माहौल, मीडिया की भूमिका और बाद के गवाहों के बयानों ने मिलकर इस कहानी को गढ़ा है। आधिकारिक स्पष्टीकरण मौजूद है, लेकिन हाँ, बहुतों के लिए वो उन सभी अजीब बातों और गवाहों के अनुभवों से पूरी तरह मेल नहीं खाते जो इस कहानी से जुड़े हैं। तो अंत में शायद ये सवाल उतना महत्वपूर्ण नहीं है कि 8 जुलाई 1947 को न्यू मैक्सिको के रेगिस्तान में वास्तव में क्या गिरा था। शायद ज्यादा दिलचस्प सवाल ये है कि रोजवेल की कहानी, ये जो मिथक बन गया है, ये इतना स्थायी क्यों साबित हुआ है? क्यों आज भी लोग इसके बारे में बात करते हैं? ये सोचने वाली बात है। क्या ये हमारे अंदर अज्ञात के प्रति गहरे आकर्षण को दिखाता है, ब्रह्मांड में अकेले न होने की उम्मीद, या शायद डर को? या फिर ये दिखाता है कि कैसे डर, रहस्य और सरकार पर अविश्वास के माहौल में कहानियां जन्म लेती हैं, फैलती हैं और वक्त के साथ बदलती जाती हैं, एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक। बिल्कुल। कैसे हम सबूतों को देखते हैं, कैसे हम विश्वास करते हैं। ये सोचने वाली बात है। अगली बार तक गहराई से सोचते रहें।